ठीक है, तो 2 फाइनेंसर हो जाते हैं। 2 फाइनेंसर हो जाते हैं, और क्योंकि उनके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के भी उनको भी वो पूरे सिस्टम एक आदमी नहीं बता पा रहे थे, किसी न किसी के 2-3 लोग मिलके अपना सपोर्ट एक दूसरे को थोड़ा जानकारी थोड़ी बहुत सबको होती। थोड़ा सा मुझे रोड पे प्रेफरेंस मिल जाती है, बल्कि कई बार लोग साइड नहीं देते, वो इसको गाड़ी को देखने की वजह से मुझे साइड दे देते हैं। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को मैं देखते अगले 5-7 साल 10 साल देखते देखते बोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तो कहीं वो नहीं हो जाए कि जो हमने एक वो किस्सा सुना हुआ है कि जादूगर राजा की जान तोते में और तोता मर गया तो राजा भी मर गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अगर। लेकिन आपको पैसिव कीलेस एंट्री ही बेस वेरिएंट से मिलती है। गाइस, एमजी विंडसर को लॉन्च हुए तो काफी टाइम हो चुके हैं, लेकिन जब पहले मंथ की सेल थी ना, वो सच में काफी कमाल की थी। उन्होंने दिवाली पे भी काफी बोनसेस वगैरह निकाला, और एमजी विंडसर इज वन सच प्रोडक्ट जो उनकी मेजर सेल्स लेके आ रही है फिलहाल। इसीलिए एमजी विंडसर ईवी अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेरे साथ में आज सुरेंद्र जी हैं, और आज इनके इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे। रीजन बीइंग हमारे साथ में है एमजी की विंडसर, और आज इस गाड़ी के सारे प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे, इनका यूजर एक्सपीरियंस जानेंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो सर। हेलो सर, कैसे हो आप? कुछ बताना चाहते हो मेरे दर्शकों को तो प्लीज बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र बोथरा है, और मेरी टेक्सटाइल बिजनेस है। नोएडा में मेरी फैक्ट्री है। करेक्ट। और दिल्ली में मैं रहता हूँ। हाँ, तो मैं विंडसर करीब पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। ओके। सुरेंद्र जी, एमजी विंडसर एक प्लान प्रोडक्ट था आपके लिए या अनप्लान्ड है? बस ऐसा था कि यार चलो ईवी इस बार ट्राई करते हैं, कैसा रहा बताइए इसका? नहीं, एक्चुअली मैं ईवी तो लेना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था कि एमजी का कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट आया। मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी, उस गाड़ियों को डिस्कस कर रहा था। हाँ। तब मुझे उसने बोला कि भाई कोई भी गाड़ी परचेज करने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार तुम जो है विंडसर जरूर देखो। हाँ। तो फिर मैं विंडसर देखने गया, तो मुझे वो पहली नज़र में ही थोड़ी गाड़ी पसंद आई, बाकियों से हटके लगी। हाँ। और स्टाइलिश भी थी, और प्राइस भी ऑफ कोर्स अफोर्डेबल थे। अच्छा, तो ये आपने बास सर्विसेज के साथ में ली है या विदाउट बास ली है? पूरी गाड़ी ली है? नहीं, मैंने पूरी जो है कैश डाउन पे ली है, मैंने कोई फाइनेंस और नहीं कराया। अच्छा, क्या रीजन था बास ना लेने का? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। फिर मैंने कहा इसमें जो चीज़ सिंपल तरीके से हो सकती है उसको कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से वन गो में मैंने पेमेंट करके ही कैश डाउन पे लिया। क्या कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही थी आपको? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड उसमें मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा मैंने समझा था कि उसमें जो है वो बैटरी पार्ट का फाइनेंस अलग कंपनी कर रही थी, गाड़ी किसी और कंपनी से इस तरीके से 2 पार्ट में वो अलग अलग। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर आप गाड़ी को लोन पे लेना चाहते हो, एक वो फाइनेंस हो गया, एक वो फाइनेंसर हो गया, और एक दूसरा फाइनेंसर हो गया जो बास का हो गया। ठीक है, तो 2 फाइनेंसर हो जाते हैं। 2 फाइनेंसर हो जाते हैं, और फिर मुझे करानी भी नहीं थी फाइनेंस, इस वजह से मैंने फिर। ओह, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये गाड़ी के साथ में आपका यूजर एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली जो आपके पास में पुरानी गाड़ी रही है उनका कैसा है? हम उस तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियां आप चला रहे थे? मेरे पास मारुति की सियाज है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास रेनो की फ्लुएंस भी है। पेट्रोल डीजल? वो बहुत हार्ड डीजल। बहुत हार्ड डीजल, ठीक है, दोनों डीजल रखी है आपने। हाँ। तो फिर पेट्रोल और डीजल के साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही थी आपको? कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं नजर आ रही। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि आपको पता ही है कि गाड़ी जो है वो 10 साल से ज़्यादा आप चला नहीं सकते। हाँ, एनजीटी के रूल्स। और साल में 1.5 से 2 महीने जो है वो एनजीटी बंद कर देती है पोल्यूशन की वजह से। अभी ग्रैब चल रहा है, अभी प्रॉब्लम अभी ग्रैब चल रही है, अभी वो गाड़ियां चल ही नहीं पा रही है, मेरी दोनों गाड़ियां खड़ी है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो अब ये चल अभी इस गाड़ी का सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, मैं इसी गाड़ी से चलता हूँ। अच्छा, तो अभी ये जो गाड़ी है इसका ना डिजाइन काफी अलग है, मतलब बिल्कुल अलग सी लगती है देखने में। और रोड पे जब आप अलग सी गाड़ी चलती है तो पीछे हेड टर्नर, हमारी लैंग्वेज में लोग कहते हैं हेड टर्नर, मतलब मुड़ मुड़ के देखते हैं लोग। हाँ। तो अभी ऐसा पड़ोस में कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका ऐसा कुछ कि लोग मुड़ मुड़ के पूछ थोड़ा सा मुझे रोड पे प्रेफरेंस मिल जाती है, बल्कि कई बार लोग साइड नहीं देते, वो इसको गाड़ी को देखने की वजह से मुझे साइड दे देते हैं। अच्छा। मतलब अभी ये शुरुआत में कैसा लग रहा है? वीआईपी ट्रीटमेंट सा लग रहा है? हाँ, बस कुछ हद तक कह सकते हैं कि लोग इसको देखते हैं, एक बार मुड़ के देखते हैं जरूर है, क्योंकि अभी गाड़ियां कम है ना रोड पे। अब धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे, उसके बाद तो कोई नहीं देखेगा। करेक्ट। अच्छा, इसका कौन सा वेरिएंट आपने खरीदा पहले? ये मेरा बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है। और बेस वेरिएंट क्या पड़ा आपको प्राइस ऑन रोड? ये मेरा नोएडा रजिस्ट्रेशन के साथ में मुझे 14.5 के करीब पड़ा था। 14.5। हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं एक बार कि आपने कैसे कैसे किया? आपने फाइनेंस कराया नहीं है, इंश्योरेंस आपने कहाँ डीलर से लिया है, अपना लिया है? इंश्योरेंस मैंने अपना लिया है। आपने अपना लिया है। हाँ। तो तकरीबन क्या फर्क आया इंश्योरेंस डीलर से लेने में और ना लेने में, कितना अंतर है? मेरा एक्चुअली 15,000 रुपये इंश्योरेंस का कम लगा। 15,000 रुपए कम लगा है। हाँ। और इसके अलावा मैं कुछ एसेसरीज भी देख पा रहा हूँ इसमें जो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। बहुत सुंदर लग रही है। इन एसेसरीज, ये पैकेज कौन सा लिया आपने एसेसरीज का? ये इनका एक पैकेज था अराउंड 30,000 रुपीज़ का, तो वो मैंने
लिया था, 30,000 के 30,000 का, करीब। जिसमें ये काफी सारे जो है एसेसरीज पार्ट है सारे ये। ठीक है। अभी ईवी मार्केट में ना सुरेंद्र जी एक चीज़ है कि अगर आप जाओगे ईवी मार्केट में, टाटा लो, महिंद्रा लो, ये लो, 2-4 कंपनीज और हैं जो मेजर मार्केट में मास मार्केट में ईवीज बना रही हैं, लेकिन ईवीज के साथ में वो डिस्काउंट बार के ऑफर करती हैं। अब ये जो नई आई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस पर आपको दे दिया हो, लेकिन कुछ उम्मीद लग रही थी आपको, या कितना इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट अगर नहीं, मेरे हिसाब से ये मुझे, क्योंकि बाकी गाड़ियों के अगर मैं प्राइस कंपेयर करूं जो कि कंपैरेटिवली हायर प्राइस थे, तो उस हिसाब से मुझे ये डिस्काउंटेड ऑलरेडी लगी। अच्छा, क्योंकि ये न्यू लॉन्च थी, तो इसकी प्राइस में अगर इसकी एमजी की दूसरी गाड़ी से अगर कंपेयर करूं, जो ZS EV जो आती है, हाँ करेक्ट, वो मेरे ख्याल से 20 लाख के आसपास है। हाँ वो 18.99 है शायद, स्टार्टिंग वो जो भी होगा, तो उससे मतलब ये ऑलरेडी मेरे को चीपर प्राइस पे मिल रही थी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये पिक की। तो कुछ भी डिस्काउंट डीलर ने ऑफ नहीं किया? नहीं, डीलर ने डिस्काउंट वगैरह मैंने उसमें उम्मीद भी नहीं की, क्योंकि वेटिंग थी हाँ। और मैं टॉप वेरिएंट लेना चाहता था, या ये एटलीस्ट मिड वेरिएंट लेना चाह रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें वेटिंग थी और मेरे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरी जैसे बताया डीजल की दोनों गाड़ियां बंद हो चुकी थी। हाँ। तो अभी वेटिंग कितना बता रहे थे आपको टॉप वेरिएंट? 3 to 4 मंथ्स बता रहे थे। कितने दिन पहले की बात है ये 1 महीना पहले। 1 महीने पहले की हाँ बात। जी। तो 1 महीने में तकरीबन कितनी चलाई होगी आपने ये गाड़ी? ये मेरी करीब 2000 किलोमीटर चल गई है। 2000 किलोमीटर के करीब चली है। तो आओ जरा ना साइड वॉक अराउंड करते हैं हाँ, इसका। हाँ। तो सुरेंद्र जी, देखने में तो नो डाउट ये काफ़ी किलर लगती है, और ये ऐसी डिज़ाइन लैंग्वेज हमने इंडिया में कभी देखे भी नहीं है। शुरुआत हुई थी वैसे तो MG का ही एक प्रोडक्ट आता है कॉमेट नाम से, तो फ्रंट अगर आप देखोगे तो कॉमेट की रिजेम्बलेंस है इसके अंदर। हाँ। हालांकि वो बहुत छोटा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रोडक्ट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन जिस प्राइस में ये आई है ना, और जो प्राइस में ये साइज ऑफर कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत किलर है। और इसकी यूएसपी एक्चुअली है भी स्पेस ही, तो स्पेस को भी हम चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर इसके पूरे लुक्स के बारे में बात करनी हो, तो सबसे बेहतरीन पार्ट आपको कौन सा लगता है इस गाड़ी में? ये सबसे बेहतरीन पार्ट जो मुझे, ये 2 डबल लेयर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बेटर अच्छी लगती है। ये जो लाइट्स का एक तो ये वाला हाँ। लेयर है और एक ये है, दो हो हाँ गए। हाँ, तो ये मुझे जो है ना, क्योंकि ये बाकी सारी गाड़ियों से हटके लगी मुझे। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को मैं देखते अगले 5-7 साल 10 साल देखते देखते बोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसकी लुक जो है वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है। हाँ करेक्ट। एक चीज़ और जो MG ने इस बार एक्चुअली पुरानी गाड़ियों से सीखा, वो ये है कि कॉमेट का जो चार्जिंग पॉइंट है वो इधर है। तो ये आप पुश कीजिए और ये बाहर निकलता है तब लगा देंगे, बट इसमें ना साइड में तो अगर गाड़ी आपकी आगे से हिट भी होती है और कभी ऐसा लगता है कि यार चलो इतना तो कुछ ऐसा है जो मैं चला सकता हूँ, इंश्योरेंस बाद में क्लेम कर लूंगा, तो वो समस्या इसमें नहीं आएगी। टाटा कर्व के साथ में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है, ये लोग टाटा के पंच, टाटा नेक्सॉन और बाकी जितनी भी उनकी गाड़ी है सब में आगे दिया हुआ है। मैंने देखा था, टाटा की गाड़ियां भी मैंने देखी थी, बट मैं जो है जब इस गाड़ी को देखा तो मुझे ये भी एक पॉइंट मेरे भी दिमाग में था कि इसका चार्जिंग पॉइंट जो है वो साइड में है, वो बेटर है, क्योंकि ये कभी भी हिट कर सकती है, क्योंकि गाड़ी जब लगती है तो सबसे ज्यादा सामने से या पीछे से लगती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप और कौन कौन सी गाड़ियां देख रहे थे उस टाइम? मैं टाटा कर्व देख रहा था, इवन नेक्सॉन भी देखी, और MG की जो अभी 2 नई गाड़ियां लॉन्च हुई है वो तब तक हुई नहीं थी, अदरवाइज मैं डेफिनेटली एक बार उनको महिंद्रा की वो तो अभी भी लॉन्च नहीं हुई। अभी भी लॉन्च नहीं हुई है, टेक्निकली देखा जाए तो अभी लॉन्च नहीं हुई, बट मैंने सुना है कि 2 गाड़ियां उनकी काफी अच्छी गाड़ियां, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई उन्होंने लिटरली। लेकिन एक चीज और है, वो जिस प्राइस में आएगी वो इससे दुगने 2.5 गुने प्राइस में आएगी। अच्छा, तो वो तकरीबन 18.5 के आसपास लॉन्च हुई है। जो इसका ZS जो जाता है MG का, उस प्राइस में लॉन्च हुई है। ZS के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, लिटरली अच्छी है। अच्छा। और एक चीज और, टाटा कर्व आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल में। टाटा कर्व देख रहा था मैं, लेकिन उसका थोड़ा सा मुझे प्राइस में मुझे जो है ना वो करीब 4-5 लाख रुपए महंगी थी, 5 लाख रुपए आराम से महंगी थी, और उनका जो हायर वेरिएंट है मेरे ख्याल से 22-23 लाख रुपए का भी था। करेक्ट, इतना तो महंगा होगा वो, सही कह रहे हो आप। और चलिए अब एक काम करते हैं, सेकंड रो में बैठते हैं और जानते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ श्योर। तो अभी ना हम लोग इसका बूट एक्सेस करते हैं, और यहाँ से ये रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, और इसका बूट वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। इसके स्पेस मैनेजमेंट में कोई कमी रखी नहीं थी वैसे MG ने, और आपका एक्चुअली बिजनेस आप जैसे बता रहे हो, कभी ऐसा मौका लगा कि इसका लॉजिस्टिक्स इसके अंदर रखा हो? हाँ, कभी रखना पड़ता है, लॉजिस्टिक भी रखना ही पड़ता है कई बार, तो उसके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। ये काफ़ी एरिया, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। इसकी ये जो सीट टॉपल डाउन हो जाती है नीचे, स्ट्रेट बेड टाइप बन जाता है। हाँ। बिल्कुल, तो स्पेस के मामले में तो कोई कमी है ही नहीं। सेकंड रो इसकी एक बार चेक करते हैं। सेकंड रो इज समथिंग जो एक्चुअली में मुझे
बतानी भी थी, वैसे तो हमने अपनी वीडियोस में आपको बता दी थी आप लोगों को। सुरेंद्र जी की नज़र से कैसा इसका सेकंड रो आप मुझे बताओ, कौन कौन बैठता है वैसे पीछे अभी तक? पीछे फैमिली मेंबर, मैं तो एक बार ही बैठा हूँ, ज़्यादा नहीं बैठा, बट हाँ मुझे डेफिनेटली लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर कार्स। इसमें मतलब जो है चाहे जितनी मर्जी ड्राइवर सीट पीछे भी हो तब भी कोई मतलब सफिशिएंट लेग रूम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी हाइट ना 5 फुट 10 इंच है। सुरेंद्र जी व्हाट इज योर हाइट? मेरी भी 5 फुट 9 इंच है, मेरी भी आपके आसपास ही है। हाँ, तो यहाँ पर आप ना देख सकते हो कि हेडरूम सच में काफी कमाल का है। हाँ हेडरूम ठीक है, सफिशिएंट है। और सेकंड रो में जो नी रूम है और जो लेग रूम है वो लगभग अनलिमिटेड लगता है, मतलब इस सेगमेंट का लगता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्पेस है यार। नहीं स्पेस अच्छा है। आप चाहो तो पीछे बैठ के मेरे ख्याल में 300-400 किलोमीटर भी करोगे तो भी अनकंफर्टेबल नहीं नहीं रहोगे। वो तो उस हिसाब से तो बिल्कुल लेग रूम तो काफी अच्छा है। आपकी फैमिली वगैरह जिस दिन आप मुझे मिले थे मेरे ख्याल में आपकी फैमिली वगैरह भी साथ में थी। हाँ, पीछे तो स्पेस देख के वो बिल्कुल भूल गए होंगे कि यार हाँ, लिटरली बिल्कुल गाड़ी तो बहुत स्पेशियस है। ठीक है। तो अब सेकंड रो में एक चीज़ और मुझे मतलब रियलाइज़ हुई, सेकंड रो में बैठने के बाद रियलाइज़ हुई कि जो फैब्रिक है, जो सीट का फैब्रिक है दैट इज़ नॉर्मल फैब्रिक, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये लेदरेट है, ये जो लेदर पार्ट पे दिए गए हैं दैट इज़ फिनोमिनल यार, मतलब लेदर भी दे दिया है इस बेस वेरिएंट में। आपको क्या चाहिए? पीछे इसी की वेंट्स ऑफर किए गए हैं, ग्रैब रेल है आपके पास में, एक सनरूफ छोड़ के लगभग सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो एक गाड़ी को लग्जूरियस बनाती है, जो एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो फैक्टर जरूर इस गाड़ी के अंदर है। सुरेंद्र जी से मैं हालांकि पूछना चाहूँगा कुछ मिसिंग फीचर्स लगते हैं इसके अंदर कंपेरेटिव टू सियाज या फ्लुएंस? हालांकि वो थोड़ी सी डेटेड हो गई हैं गाड़ियाँ, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो ऐसा कि यार ये चीज़ होती तो मज़ा ही आया था। ऑल्दो हम बेस वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं इसका, क्योंकि बेस वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। हाँ एक मुझे ये ज़रूर इसमें लग रहा है कि इसमें सारे फीचर्स 90% फीचर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा ही उसी स्क्रीन पे ही है। अच्छा, डिजिटल कर दिया है सारा का सारा। ठीक है। तो कुछ इसमें बटन्स वगैरह भी कुछ होने चाहिए थे, कुछ कुछ फीचर्स के मैं चाहता कि भाई अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो समय बताएगा कि कभी अगर ये स्क्रीन किसी वजह से डैमेज हो जाए तो कहीं वो नहीं हो जाए कि जो हमने एक वो किस्सा सुना हुआ है कि जादूगर राजा की जान तोते में और तोता मर गया तो राजा भी मर गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अगर हाँ, ये तो फैक्ट है कहीं ना कहीं, तो स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। उसके अलावा जो इसके फीचर्स वगैरह भी जो है ना वो धीरे धीरे चलाते मतलब मैं भी अपने हिट एंड ट्रायल में ही जो है ना वो सीख पाया हूँ, और अभी भी हो सकता है कि कुछ अभी भी मुझे नहीं मालूम होगा, लेकिन जितने मेरी ज़रूरत है उतने हिसाब से मैंने हिट एंड ट्रायल में सीख लिए, क्योंकि उनके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के भी उनको भी वो पूरे सिस्टम एक आदमी नहीं बता पा रहे थे, किसी न किसी के 2-3 लोग मिलके अपना सपोर्ट एक दूसरे को थोड़ा जानकारी थोड़ी बहुत सबको होती, लेकिन मास्टर इसमें कोई नहीं था, सारे फीचर्स कोई भी जानने वाला नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली, क्योंकि पता है जब हम लोग भी इनफैक्ट जब मैं एमजे विंडसर को देखने के लिए गया था, तो या मैं कहूँ कि जब मैं इवेंट में प्रेजेंट था तो हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था उसको एक्सेस करने के लिए, रीज़न बीइंग काफ़ी टेक सेवी था ये। तो उनके ट्रेनर्स आए थे इनफैक्ट हमें बताने के लिए, जिस दिन हमारी गाला नाइट थी उससे अगले दिन हमें गाड़ी को चलाना था, तो एक दिन पहले तो हम समझ गए, जल्दी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब अगले दिन हम गाड़ी चलाने लगे तो वो दूसरे या तीसरे बार में हम समझ में आता ऐसे जो गियर लगे। अभी मुझे याद आ रही बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, वो भी उस टाइम दौरान थी, और जब निकलती है ना गाड़ियाँ सारी एक साथ तो फ्लैग ऑफ होता है। तो फ्लैग ऑफ में केवल उनकी वजह से, क्योंकि उनको गियर सिलेक्शन नहीं आ रहा था कि कैसे गियर लगता है, और इस वजह से हम लोग सब स्टक हो गए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार सीखनी पड़ेगी, बट एक बार आपने सीख ली वो, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको बार बार भूल जाओगे, ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। जैसे मर्सिडीज स्टाइल जो है वो गियर दिए गए, चलो इसको चला के देखते हैं, और एक बार ओनर को बिठाते हैं सेकंड रो में और उनसे कुछ और आउटपुट लेते हैं, जैसे ये नाइट ड्राइव में कैसा करती है, बिहेव कैसा करती है, चलने में कैसी है, रेंज कैसी दे रही है, और कितना इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्चुअली बढ़ा है, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ गाइस, इनग्रेस करते हैं गाड़ी के अंदर, एंड दिस इज द की फॉब। इंजन स्टार्ट ऑफ तो कह ही नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन आपको पैसिव कीलेस एंट्री ही बेस वेरिएंट से मिलती है। सो दिस इज समथिंग जो बेस वेरिएंट में बहुत कम गाड़ियां एक्चुअली ऑफर कर रही हैं। एलिवेट इज वन सच, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बाकी सब में तो फिजिकल की ही इंट्रोड्यूस होती है। एनीवे, इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं, गाड़ी जो है वो स्टार्ट करते हैं, एंड जितने भी गियर सिलेक्शन है ना, लेफ्ट साइड में आप देखोगे ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स, इसके साथ में ये पार्क है। राइट साइड में हालांकि आपके पास में टर्न इंडिकेटर है, वाइपर सेट है, एंड बाकी कंट्रोल्स हैं। मेरे जस्ट पीछे आप सुरेंद्र जी को देखोगे, और सुरेंद्र जी हमें आज बताने वाले हैं इस गाड़ी के यूजर एक्सपीरियंस के बारे में, जो ड्राइव एक्सपीरियंस है डेफिनेटली उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हम लेके चल रहे हैं 38 किलोवाट आवर के साथ में आने वाली विंडसर को। अब ये जो है वो बैटरी पैक एक्चुअली सूटेबल है फॉर समवन जो
जिनकी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ सिटी में जा रही है एंड वो ओकेजनली हाईवेज पे भी उतर रहे हैं। हालांकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रहा है, तो आप इस गाड़ी को हाईवे कम्यूटिंग के लिए भी खरीद सकते हो, या फिर आप जा रहे हो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं पर और आपका मन है कि यार अपने दोस्तों के साथ में जाओ और कॉस्ट एफिशिएंसी हो, तो दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हो प्लान। घर से चार्ज करके चलो फुल चार्ज, और उसके बाद में एडेप्टर्स बहुत जगह जो है वो चार्जर्स अवेलेबल हैं। 20 किलोवाट का वो चार्ज 20 रुपीज़ पर किलोवाट का वो चार्ज करते हैं। हालांकि घर में जो कंजम्पशन होता है वो तकरीबन 6 के आसपास होता है, 6 या 7 रुपये पर किलोवाट का जो है वो यहाँ पर कंजम्पशन रहता है। अब ज़रा पूछते हैं सुरेंद्र जी से, इनका यूज़र एक्सपीरियंस या ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है इस पर्टिकुलर कार को लेके। तो सुरेंद्र जी, जब आप ये गाड़ी चलाते हो और आप कोई भी इंजन वाली गाड़ी चलाते हो, तो कितना एक्सपीरियंस में अंतर है दोनों ही गाड़ियों में? एक तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लग रहा है कि इसमें नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। हाँ। और वो चलता हूँ तो मुझे डेफिनेटली मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ईवी गाड़ी चलाई नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ। तो अब ये चलाने के बाद में मुझे मतलब जो है ना वो गाड़ियाँ जो है ना चलाने का मन नहीं करता। मन नहीं करता। अच्छा, एक तो आवाज़ नहीं है, आवाज़ एक दूसरा वियर एंड टियर कम है इसके अंदर। हाँ, पार्ट्स कम घिसते हैं, इसीलिए सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है। तो वो 2-4 चीज़ें हैं, ज़रूर आपको अच्छी भी लगती होंगी। और पता क्या है, इसमें आप फटीग कम होगा आपका। कब जब आप लंबा भी चल रहे हो, पूरे दिन काम भी कर रहे हो, पूरे दिन गाड़ी के अंदर भी बैठे रहोगे ना, तो भी ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ थका नहीं हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब ट्रैफिक के अंदर जब होते हैं तो आप क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में ही उलझे रह जाते हैं। हाँ, तो इसमें कम से कम ये है कि आपको एक ही लेग से काम करना है, आपको ज़्यादा मतलब जो है कुछ है नहीं। हाथ भी आपके फ्री ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, और मतलब थकान तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है इसमें। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अभी इसकी मेरे ख्याल में पहली सर्विस हो गई होगी। एक सर्विस हो गई, एक वो फ्री थी, उसमें कुछ आपका पैसा नहीं, लगा? वो फ्री थी, मेरा कुछ पैसा नहीं लगा। ठीक है। और जो तीसरी है जो पेड रहेगी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत, या फिर वो भी फ्री है? मेरे ख्याल से 3 फ्री है। सेकंड हाँ। सर्विस मेरी 5000 किलोमीटर पे होगी। हाँ। अभी मेरी करीब 2000 किलोमीटर चली है, तो सेकंड जब मैं सर्विस कराने जाऊंगा तब मुझे उसका पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहे। हाँ। बट फर्स्ट में सर्विस तो मेरी फटाफट हो गई थी और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। कितनी देर में आपको गाड़ी मिल गई थी? 1.5 से 2 घंटे में मुझे गाड़ी मिल गई थी। उसमें पिकअप एंड ड्रॉप दे रहे थे वो लोग? पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे थे, बट लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं खुद ही लेके चला गया था और रात की याद करवा ली थी। अच्छा, अभी उम्मीद तन ये है कि ये तकरीबन 250-300 तो बड़े आराम से कर रही होगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसको। इनफैक्ट 300 से ऊपर भी शायद ही जंप कर जाए। बट आपका क्या कहना है, आपने इसको एसी पे चलाया अभी तक या विदाउट एसी चली है ये गाड़ी? ज़्यादातर क्योंकि अभी सीजन के हिसाब से विदाउट एसी ही चली है, तो वो इसमें मुझे लग रहा है कि 300 किलोमीटर तक टच कर जाने से, इवन दो मैंने चार्जिंग 0-0 होने तक इंतजार नहीं किया, 20-25% बैटरी चार्जिंग बचती है तभी मैंने लगा। लेकिन अगर वो मैं एवरेज अगर देखूं तो 300 किलोमीटर के आसपास चल सकती है विदाउट एसी। ठीक है, तो 300 किलोमीटर के आसपास आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हो, और ये भी विदाउट एसी। एसी पे तकरीबन कितना डाउन जाना एसी में मुझे लगता है कि ये, क्योंकि थोड़ा बहुत जब भी मैंने चलाई है तो उसमें मुझे 2.5 किलोमीटर पर % के हिसाब से आप ये देखो तो 250 किलोमीटर तक हार्डली टच कर पाई, या हो सकता है 250 से थोड़ा सा कम ही रह जाए। ठीक है, तो रेंज तकरीबन एसी पे 250 से 300 के करीब ही आप फिलहाल नाप पा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को आप यहाँ पर बताइए कि कितना कॉस्ट का डिफरेंस या बिल में जो है वो कितना अंतर आ रहा है फिलहाल घर पे, और क्या ये किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में सच में कॉस्ट एफिशिएंट है, या फिर केवल एक बहुत बड़ा हवा ही है कि जो ईवीज हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं? नहीं, कॉस्ट एफिशिएंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैं अगर घर पे अगर चार्ज करता हूँ तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वन टाइम जो चार्जिंग करने की 300 रुपये के आसपास होनी चाहिए जी। अगर 300 रुपये की अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर है जी, और 300 किलोमीटर अगर चल रही है तो ऑलमोस्ट 1 रुपये पर किलोमीटर। और इवन अगर मैं एसी के साथ भी चलूँ तो मुझे नहीं लगता कि 1 रुपये 25 पैसे 30 पैसे से ज़्यादा पर किलोमीटर मुझे कॉस्ट आने वाली है अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो। ऑब्वियसली अगर मैं बाहर अगर पेड अगर चार्ज अगर करता हूँ तो मुझे ये 2.5 से 3 रुपये भी कॉस्ट कर सकती है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट ओनर के लिए चार्जिंग भी फ्री है, तो मुझे कई चार्जिंग पॉइंट फ्री भी मिल जाते हैं। एग्जैक्टली।
ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आपने बोला। और अभी वैसे अगर आप मेरे साथ में शेयर करना चाहोगे आपका एक्सपीरियंस, कौन कौन से चार्जिंग स्टेशन उन्होंने जो है अवेल कराए हैं और तकरीबन कितने रुपए का आपने अभी तक इन टोटल 1 महीने में उनके यहाँ से चार्ज किया होगा? मैंने करीब 50-50 रहा है। 50% मैंने अपने घर पे चार्ज करी है और 50% मैंने बाहर के चार्जर पे चार्ज किया। तो जिसमें या तो स्टैटिक के चार्जर मैंने यूज़ किए हैं या जियो बीपी के चार्जर मैंने यूज़ किए हैं, और मुझे उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, और चार्जर भी अवेलेबल होते हैं, खाली मिल जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाती है। ठीक है। उसका बिल जनरेट होता है या वो ऐप ड्रिवन है? वो मुझे कुछ चार्ज नहीं होता, वो उनका अगर मैंने उसमें नोटिस किया है जियो बीपी पे, उसमें वो बिलिंग तो होती है, बट वो मेरे ख्याल से JSWMG के नाम से वो ग्रुप में प्रीपेड जो है वो अमाउंट पड़ा होता है, उसमें शायद डिटेक्ट होता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एक्चुअली। ओह गुड। अच्छा, कुछ चीज़ें और मुझे बताओ, आपका नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी को लेके? हेडलाइट यूनिट का थ्रो कैसा है? रात में ऐसा तो नहीं है कि आप जो वाइट लाइट इसके अंदर आती है वो कम पड़ जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बाकी गाड़ियों से इस मामले में मुझे अलग से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा या बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल गाड़ियों की तरह बाकी गाड़ियाँ जैसे नाइट में चलाते हैं उसी तरीके से मेरे को लगा। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ और बताओ सर, अभी तक ईवीज़ को लेके ना जनरली लोग जो अभी 1-2 साल पहले तक ईवीज़ आया करती थी, उसके बाद में उनका माइंडसेट चलाने के बाद में ये हो जाता था कि यार कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, कहीं कुछ पैसा जो है वो ऐसी जगह तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया जो फ्यूचरिस्टिक ना हो। इस गाड़ी को लेके परसेप्शन आपका कितना बदला है ईवीज़ का? लेने से पहले क्या था और लेने के बाद क्या है? अब अनफॉर्चुनेटली कहूँ, चाहे अब हम लोग जब कैपिटल सिटी में रहते हैं, दिल्ली NCR में, आपको पता है पोल्यूशन का जो हाल है, उसमें NGT 1.5 से 2 महीना तो डीजल की गाड़ियाँ और जो BS3 BS4 की गाड़ियाँ बंद कर देती है, जो चला ही नहीं पाते। तो उस टाइम पे मतलब उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो यही भी जो है बेस्ट ऑप्शन है, और मुझे तो फ्यूचर के लिए भी लग रहा है कि भाई आने वाला टाइम जो है, जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी या जिस हिसाब से रहने वाली है, करेक्ट, तो उस हिसाब से ये बायोफ्यूल या EV इन्हीं पे ज़्यादा, क्योंकि धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल तो कम ही करेंगे। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और, आपने अभी तक कोई हाईवे ट्रिप अभी इससे प्लान की है या अभी येट टू प्लान है? आप कुछ इनपुट्स अगर लग रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे मुझे जाना है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, इनफैक्ट अब तो मनाली वगैरह जो है वो जाते हैं हम लोग तो 600-600 किलोमीटर चलना पड़ जाता है, तो क्या लगता है कि हाईवेज के लिए बनी है ये गाड़ी, ये पर्टिकुलर गाड़ी, या फिर अभी भी इसके अंदर रेंज का जो है वो लोचा है? बट लेकिन हाईवे के मैंने कई लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो कह रहे हैं कि चार्जर जो है अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। हालांकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा क्योंकि मैं बाहर कभी गया नहीं हूँ, बट लेकिन शॉर्टली मैं भी एक 300-400 किलोमीटर का ट्रिप तो प्लान करने वाला हूँ। अच्छा, अभी तक हाईवे अभी प्लान नहीं किया? हाँ जी। ओके, ठीक है। और अभी आपके अलावा कोई और लेडी आपकी फैमिली से कोई चला रही है गाड़ी? हाँ, मेरी डॉटर है, वो भी गाड़ी चलाती है, तो वो भी थोड़ा बहुत चलाया है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं चलाया, लेकिन वो उसने भी चलाया है। अच्छा, उनका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है एज ए लेडी? क्योंकि जनरली बॉयज़ तो जो है वो इन सब चीज़ों को टैकल करने के आदी ज़्यादा होते हैं। अगर कुछ टफ सिचुएशन में वो फंस जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं अपने दोस्त को बुला लेते हैं या किसी को बुला लेते हैं। तो अभी एज अ लेडी पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको आपसे जानना चाहूँ, आपके डॉक्टर की रिव्यूज़ क्या रहेंगे इस गाड़ी को लेके? नहीं, वो भी एक अच्छी ड्राइवर है, उसको काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रही है, तो उसने ऐसा कोई स्पेसिफिक इश्यू मुझे बताया नहीं है। मेरे ख्याल से कंफर्टेबल रही होगी डेफिनेटली। श्योर। सो मैं सुरेंद्र जी के साथ में बहुत सारी कम्युनिकेशन आज कर रहा था और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे ही अगर आप भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर करना चाहते हो अपनी गाड़ी के साथ में, तो डेफिनेटली मुझे पिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, और सुरेंद्र जी की तरह बनिए ना कि उन्होंने अनबाइज्ड होकर अपने ओपिनियंस हमारे साथ में शेयर किए, बताए कि गाड़ी एक्चुअली में कैसी है रियल लाइफ में। बहुत टेढ़ा जा रहा है कैमरा। और उन्होंने ओपन होके ये सारे इनपुट जो है हमारे साथ में शेयर किए। ऐसे ही कुछ मज़ेदार एपिसोड आते रहेंगे। शायद 1 साल बाद 2 साल बाद हम दोबारा कॉल करेंगे सुरेंद्र जी को और पूछेंगे उनसे कि यार मतलब 2 साल हो गए आपकी गाड़ी को, अब तो और भी डिटेल में जो है वो आप इनपुट्स हमारे साथ में शेयर कर पाओगे। और फिलहाल कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे एंड पे छोड़ के जाते हैं। ईवी को रिवोल्यूशनाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट रहता है ईवी को लेके कि नहीं यार पता नहीं आगे चल के क्या होगा, मुझे लगता है कि आपको उसको ओवर पावर करना चाहिए अब। और बहुत सारी चीज़ें जो ईवी की वजह से आपको एक बेहतर फ्यूचर देंगी। सुरेंद्र जी, कुछ भी आप अगर एड ऑन करना चाहते हो इस पर्टिकुलर एपिसोड में, जो वो
आपको लगता है कि यार ये मेरा माइंडसेट जो है वो ईवी को लेके चेंज हुआ है और मैं सोशली और सोशल होके बताना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये अवेयरनेस फैले आपके थ्रू, तो डेफिनेटली एक पॉइंट वो आप क्या करना चाहते हो? नहीं ये तो देखो, बट ऑब्वियस है, सबको पता है कि हम लोग मतलब जो है कितने पोल्यूशन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम लोग भी इस तरीके से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दें अपना, तो डेफिनेटली ये अच्छा ही है फ्यूचर के लिए। मैं तो चाहूँगा कि मैं अगली गाड़ी भी जब भी लूँ मैं ईवी ही लूँ, लेकिन समय के साथ ये ज़रूर चाहूँगा कि उसमें माइलेज थोड़ी सी और बेटर मिले, ज़्यादा माइलेज 400-500 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ियाँ हो, और ऑफ कोर्स अफोर्डेबल प्राइस पे। तो वो फ्यूचर में देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी से याद आया, हाँ, एज एन ईवी एंड एज अ कार, ये आपको प्राइस कोशेंट इस गाड़ी का कैसा लगा? नहीं प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे दूसरी गाड़ियों के कंपैरेटिवली, तभी मैंने जो है ज़्यादा सोचा विचारा नहीं और मैंने ये गाड़ी पिक करी है। करेक्ट करेक्ट। चले गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही तो आप कमेंट सेक्शन पे, आपके लिए जो है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाके नीचे जो है वो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि MG विंडसर को लेके आपके क्या ख्याल है। हमने अपने रिव्यूज़ जो है आपके साथ में शेयर किए हैं, चाहेंगे बदले में आप अगर सब्सक्राइब करें तो मज़ा ही आ जाएगा। और बाकी ठंड बहुत हो रही है, ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट लगा के चलिए, हेलमेट पहन के चलिए। टेक केयर गाइस।